ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि हमारे देश में पढ़े लिखे एजुकेटेड स्किल्ड लोग हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट में ये तो होगा ही होगा कि पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, स्किल्ड, ये सब तो होना, बट ओवरऑल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके साथ साथ एक इंसान में और भी काबिलियत होनी चाहिए। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की भाई हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। नो डाउट हमारे देश में आज पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं, बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, एजुकेटेड लोग बढ़ रहे हैं हमारे देश में, बट स्टिल फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, तो हम प्लीज सबकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। आज आता है 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ करेक्ट फुल फॉर्म क्या है, तो आपको करेक्ट फुल फॉर्म याद होना जरूरी। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर का नेम देख लीजिए एक बार। चैप्टर का नेम है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। जो है मेरे बच्चे चैप्टर का नेम है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को बढ़िया वाला रिवाइज करवाने वाली हूँ आपको। चलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले शुरू करते हैं, एक बार देख लेते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, फिजिकल कैपिटल क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद समझेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का टॉपिक करेंगे। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया का टॉपिक करेंगे। एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, नीड फॉर अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, इसकी हम बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद समझेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके बारे में करेंगे। तापस मजुमदार कमेटी क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू विच गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है हमारी एजुकेशन सेक्टर को, वो हम अच्छे से करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक करेंगे, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। चलिए जी, तो शुरू करें एक बार। ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करेंगे और फिर चैप्टर को एंड कर देंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। क्या है मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल? क्या है बच्चे? ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये होता है कि हमारे देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की यहाँ पे बात करी जाती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड, कितने स्किल्ड लोग हैं, जिनमें स्किल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो अपने काम में माहिर है, एक्सपर्टीज है, जिनमें एबिलिटीज है ना, जो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, उन लोगों की हम बात करते हैं। यानी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश में कितने एजुकेटेड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज लोग है ना, स्किल्ड लोग या स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उसको बोला जाता है मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल। एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से अगर मैं बात करूं, लेट्स से मैं ले लेती हूँ 2022 की बात कर लेती हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी 2022 की बात करी जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश में 50 लाख लोग जो है स्किल्ड है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस लोग हैं या फिर स्पेशलाइज्ड लोग हैं। तो मैंने क्या बात करी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश में कितने स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग हैं या कितने एक्सपर्टीज लोग हैं, कितने स्पेशलाइज्ड लोग हैं, तो मैंने बोला 50 लाख लोग हैं। इसी को बोला जाता है मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू अ स्टॉक। अभी बात करूंगी क्यों बोला गया यहाँ पे स्टॉक। इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। हमारे देश में कितने स्किल्ड लोग, कितने एक्सपर्टीज लोग हैं हमारे देश में, ऑफ अ नेशन मतलब हमारे देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, इसलिए हमेशा स्टॉक है। याद रखना, आ जाता है क्वेश्चन कि जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो एक स्टॉक है कि फ्लो है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ लिया ना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ा ना, स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। तो याद रखना ये स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। पीरियड क्या होता है? जिसमें हम एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, वो फ्लो होता है आपका, है ना, वो आपका फ्लो होता है जब हम पीरियड की बात करते हैं। यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, इसलिए याद रखना ये स्टॉक है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारे देश में कितने स्किल्ड और एक्सपर्टीज लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, स्पेशलाइज्ड लोग हैं, वो हमने बात करी। वो क्या होता है आपका ह्यूमन कैपिटल। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नाम से समझ आ रहा होगा, ह्यूमन कैपिटल मतलब कितने पढ़े लिखे, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे देश में, जिनके पास स्किल्स हैं। फॉर्मेशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना या फिर एडिशन होना, है ना, एडिशन होना, इंक्रीज होना, है ना। यानी हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों का बढ़ना, इंक्रीज होना, एडिशन होना, स्किल्ड लोगों का एडिशन होना या फिर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस लोगों का, स्पेशलाइज्ड लोगों में एडिशन होना, इंक्रीज होना उनका, उसी को बोला जाता है मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से मैंने बात करी कि 2022 की बात कर लेते हैं और एक साल ले लेते हैं, मैं 2023 का ले लेती हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना,
ठीक है। अब ध्यान समझना, मैंने बात करी 2022 में जो है मान लो 50 लाख लोग जो हैं पढ़े लिखे, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइज लोग थे। 2023 की बात करी जाए तो मैं बोल देती हूँ 60 लाख लोग जो है बहुत ज्यादा जो है एक्सपीरियंस, जो अपने काम में स्पेशलाइज हैं, जो अपने काम में माहिर है, एक्सपीरियंस है जिनके पास, जो स्किल्ड है जिनके पास, मैंने बात करी 60 लाख लोग हैं। ठीक है। अब कितने से बढ़ रहा है एक साल के अंदर, कितने से चेंज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, कितने से एडिशन हो रहा है मेरे ह्यूमन कैपिटल में, कितने से, ये क्या है मेरे, ये मेरे लिए ह्यूमन कैपिटल होता है, ये भी मेरे लिए क्या है, ह्यूमन कैपिटल है ना, मानते हो ह्यूमन कैपिटल है। 2022 में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इतने लोग पढ़े लिखे, स्किल्ड, एक्सपीरियंस लोग हैं। 2023 में इतने लोग पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, स्किल्ड लोग हैं। ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन कैपिटल का इंक्रीज होना। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10 लाख लोगों से इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है मेरे लिए, मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना या एडिशन होना। कितने से इंक्रीज हो रहा है, वो 10 लाख से हो रहा है। तो ये क्या होता है मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस, ऑफ एडिंग। एडिंग का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, किस चीज में, टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ टाइम। ओवर टाइम का मतलब है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है, ऐड होना ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में, है ना, एडिशन हो रहा है ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में, कितने से हो रहा है, 10 लाख से। वो क्या होता है मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो समझ आए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बढ़ना, पढ़े लिखे लोगों का बढ़ना, स्किल्ड लोगों का बढ़ना, इंक्रीज होना, एडिशन होना। ठीक है। अच्छा, अब ये एक डेफिनेशन है जो एक बार देख लीजिए, GM मेयर जी ने दी है डेफिनेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की दी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन दी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, किस चीज का, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, या फिर इंक्रीज होना, एडिशन होना, एक ही बात है। इंक्रीज होना द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल्ड, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों का बढ़ना, इंक्रीज होना, स्किल्ड लोगों का, एजुकेटेड लोगों का, एक्सपीरियंस लोगों का, स्पेशलाइज लोगों का बढ़ना, जो क्यों जरूरी है, विच आर एसेंशियल, क्यों जरूरी है, यहां तक तो हमने पढ़ ही लिया था। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एजुकेटेड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस लोगों का, एक्सपर्टीज लोगों का, स्पेशलाइज जिनमें नॉलेज है, उन लोगों का इंक्रीज होना, ये तो हमें पता ही है। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा और एडिशन पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, विच आर एसेंशियल, जो जरूरी है, किस चीज के लिए जरूरी है, फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। क्या बोल रहे हैं कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों का बढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, इससे हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों होगी, देखो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा देश में पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ज्यादा वो देश में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे देश की GDP में कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है मेरे बच्चे कंट्रीब्यूट करेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्यों बोला गया, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग होंगे हमारे देश में, उतना ज्यादा वो जो है देश से रिलेटेड कोई अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। बोलते हैं ना हम कि आज के टाइम में नेता को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। पढ़ा लिखा नेता होना भी एक जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज, योजनाएं निकालेगा, जिससे देश तरक्की करेगा, हमारा देश डेवलप करेगा, देश में ग्रोथ आएगी, है ना, सीधी सी बात है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों का होना, इससे हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। ये देख लेना किसने दी है, GM मेयर जी ने। चल जी, अब बात करते हैं मेरे बच्चे, आगे है आपका फिजिकल कैपिटल क्या है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे फाइनेंशियल कैपिटल क्या है। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है मेरे बच्चे, फिजिकल वर्ड ही अगर आपको समझ आ रहा होगा, फिजिकल का मतलब है जिसको आप, जो आप फिजिकल रूप से देख सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। सो फिजिकल कैपिटल का मतलब है मेरे बच्चे एक ऐसे इनपुट्स, ध्यान समझिए, फिजिकल कैपिटल क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल दोस इनपुट्स, इसके अंदर एक ऐसे इनपुट्स है जो हेल्प करता है, जो जरूरी है, विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ध्यान समझिए मेरे बच्चे, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे, फिजिकल कैपिटल मतलब एक ऐसे इनपुट जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो, मशीनें वगैरह होगी, बिल्डिंग वगैरह होगी, जिसका इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो। फिजिकल वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया, क्योंकि रॉ मटेरियल हो गया, चाहे मशीन होगी, चाहे बिल्डिंग होगी, इसको आप छू सकते हो, है ना, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, तो इसको फिजिकल वर्ड से बोला गया है। सो फिजिकल कैपिटल मतलब एक ऐसे इनपुट जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। फाइनेंशियल कैपिटल,
फाइनेंशियल वर्ड से समझ आ रहा होगा जो फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, है ना, पैसा। तो फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है मेरे बच्चे? फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है जो भी कंपनीज है, कंपनीज के जो शेयर्स वगैरह होते हैं, कभी सुना हो कंपनी के शेयर्स वगैरह, अगर आपने शार्क टैंक सुना हो, है ना, शेयर्स में इन्वेस्ट किया आपने, है ना, शेयर्स खरीदे, उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, है ना, शेयर जिसको स्टॉक भी बोला जाता है, कंपनी के जो शेयर्स वगैरह होते हैं उसी को बोला जाता है मेरे बच्चे फाइनेंशियल कैपिटल। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है। यहां तक क्लियर है? एक इसके अलावा एक वर्ड होता है मेरे बच्चे, एक डिफरेंस होता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में। क्या फर्क है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में? फर्क है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, क्या ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल का मतलब क्या ये दोनों सेम है? ध्यान समझिए, देखिए ह्यूमन कैपिटल तो हमें पता है, ह्यूमन कैपिटल मतलब ऐसे लोग जो स्किल्ड हैं, जो एक्सपीरियंस है जिनको, जो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, जो एक्सपर्ट है, जिनमें एबिलिटीज हैं, एजुकेटेड है, वो क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल। जो हमने पढ़ लिया, पढ़े लिखे स्किल्ड एक्सपीरियंस लोगों को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, ये एक तरह से वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर ये चीजें तो आती है, ये चीजें तो आएंगी कि पढ़े लिखे लोग, एक्सपीरियंस लोग, है ना, एजुकेटेड लोग जिनमें एबिलिटीज है, जिनमें स्पेशलाइज है, वो सब तो होना, लेकिन इसके साथ साथ एक ओवरऑल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना एक ह्यूमन के बीच में, यानी ये तो होना ही होना, इसके अलावा उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस इंसान को पता होना चाहिए कि भाई मुझे अपने आप को कैसे कैरी करना है, किसी से कैसे बात करना है, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने छोटों से कैसे बात करनी है, उसके अंदर मैनर्स होना, एटिकेट्स होना, है ना, समझ रहे? ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी जाए तो ये फर्क होता है मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन कैपिटल एक तरह से एक नैरो कंसेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक तरह से वाइडर कंसेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि हमारे देश में पढ़े लिखे, एजुकेटेड, स्किल्ड लोग हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट में ये तो होगा ही होगा कि पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, स्किल्ड, ये सब तो होना, बट ओवरऑल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके साथ साथ एक इंसान में और भी काबिलियत होनी चाहिए। चल ठीक है, इंसान पढ़ा लिखा तो है ही, इसके साथ उसको मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स होनी चाहिए, उसको तमीज होनी चाहिए कि उसको कैसे बात करनी है किसी से, उसको अपने आप को कैसे कैरी करना है, उसकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए। तो ये होती है एक ओवरऑल एक डेवलपमेंट होना एक ह्यूमन में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो याद रखना, एक तरह से नैरो कंसेप्ट है, वाइडर कंसेप्ट है, तो ये दोनों सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल की हम बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब हमें पता है, ह्यूमन कैपिटल मतलब हमारे देश में कितने पढ़े लिखे, एजुकेटेड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस लोग, है ना, जो अपने काम में स्पेशलाइज है, कितने लोग हैं। सोर्सेज का मतलब है कि हमारे देश में कैसे पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे, कैसे हमारे देश में स्किल्ड, एक्सपीरियंस, पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे, कैसे, सोर्सेज मतलब कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्या क्या कैसे हमारे देश में बढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगी, एक तरह से अगर मैं बात करूं हमारे देश में कैसे पढ़े लिखे नौजवान बढ़ेंगे, है ना, बढ़ेंगे कैसे, इंक्रीज कैसे होंगे, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि हमारे देश में लोगों को पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए, बिल्कुल खर्चा करना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनके पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही उनमें स्किल्स डेवलप होंगे, वो अगर मैं बात करूं उनमें काबिलियत आएगी, नॉलेज बढ़ेगी, एबिलिटीज बढ़ेंगी, है ना, सीधी सी बात है। तो वो देश में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश की जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए उनको पढ़ाने लिखाने पे। अगर किसी माँ बाप के पास पैसा नहीं भी है तो भी उनको पढ़ाना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाए, चाहे अगर फिर भी अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हमें पता है प्राइवेट स्कूल की फीस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत महंगी होती है, अगर वहां पे पढ़ाए, लेकिन पढ़ाए, चाहे उसके लिए उनको लोन ही क्यों ना लेना पड़े। आज चाहे वो उसके लिए कर्जा ले रहे, लोन ले रहे, लेकिन कल को वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है, आगे जाके कहीं अच्छी नौकरी करेगा, तो यार वो लोन का अमाउंट तो बड़ी आसानी से चुका देगा। मानते हो? मानते हो? तो पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, एजुकेटेड बनाओ, इससे उनके अंदर स्किल्स बढ़ेंगे, ठीक है, काबिलियत बढ़ेंगी, देश के लिए कुछ कर पाएंगे, योगदान दे पाएंगे, देश में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो ह्यूमन कैपिटल के हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे देश में पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, पहला क्या है, खर्चा करो उनकी पढ़ाई लिखाई पे, जिससे उनके अंदर स्किल्स एनहांस होंगे, ठीक है, स्किल्स बढ़ेंगे, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, कि भाई उनकी हेल्थ पे भी खर्चा करो, हमें अपनी हेल्थ पे भी, अपनी स्वास्थ्य पर भी, हिंदी में बोल दिया जाता है, अपनी हेल्थ पे भी खर्चा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छी डाइट लो, देखो सीधी सी बात, अगर हम हेल्दी रहेंगे,
स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपना दिमाग को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब खुद सोचो, एक इंसान अगर हेल्दी ही नहीं है, स्वस्थ ही नहीं है, बीमारियां लगी हुई है, क्या वो अपना दिमाग ढंग से चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। क्या देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देश में प्रोडक्शन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं। देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें अपनी हेल्थ पे भी खर्चा करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अच्छा खान पीन करे, अच्छा खाएं, अपनी हेल्थ पे खर्चा करें, अच्छा खाना खाएं, उस पर खर्चा करें। और अगर मान लो हमें कोई बीमारी लगी है तो उस पर भी खर्चा करें, डॉक्टरों के पास जाए, अपना इलाज कराए। देखो सीधी सी बात है, अगर हम अपनी हेल्थ पे खर्चा करेंगे, अगर हम हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो ही हम अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, और दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे तो हमारे स्किल्स मतलब अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे तो देखो सीधी सी बात है, अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, आप खुद मानते हैं, एक तरफ वो इंसान जो स्वस्थ है तो वो देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान देगा, है ना, वो अपना दिमाग चलाएगा, दिमाग दौड़ाएगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, अपना दिमाग, है ना, यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान है जो बिल्कुल ही ढीला ढाला मंजी पे पड़ा हुआ है, स्वस्थ नहीं है, बीमार आदमी बैठा है, तो खुद बताओ क्या उसका दिमाग काम करेगा? नहीं, है ना, नहीं काम करेगा ना, दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, उसका नहीं करेगा। क्या वो अपना स्किल्स, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं। क्या देश के लिए कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, तो अपनी हेल्थ पर भी आपको खर्चा करना चाहिए। तभी बोला जाता है अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। देखो सीधी सी बात है, अगर साउंड बॉडी मतलब अगर किसी का शरीर स्वस्थ है तो ही उसका दिमाग को अच्छे से, माइंड को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा, है ना, अपने दिमाग को अच्छे से प्रयोग कर पाएगा, देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा, देश के लिए कुछ अच्छा अपना योगदान दे पाएगा, है ना, देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जीडीपी में अपना कुछ योगदान दे पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। हमारे देश में ना जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, इससे भी लोगों के स्किल्स बढ़ेंगे, है ना, नॉलेज बढ़ेगी, है ना, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, है ना, स्पेशलाइजेशन आएगी। देखो सीधी सी बात है, हमारे देश में स्कूल्स कॉलेजेस की बात करूं तो हमारे देश में सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस में थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है। मानते हो, सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जाता है, किताबों पे ध्यान दिया जाता है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना, हमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और प्रैक्टिकल नॉलेज आती ही कहाँ है? जब हम जॉब करते। हमें सिर्फ अगर मैं बात करूं स्कूल कॉलेजेस में, हाँ ठीक है, हमने किताब बहुत पढ़ ली है, बहुत पढ़ ली है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें। और प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिलेगी कहां पे? जब हम जॉब करेंगे। तो हमें जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, इससे भी हमारे जो स्किल्स एनहांस होंगे, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, है ना, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट, कि भाई अडल्ट यानी बड़े बड़े जो लोग हैं, है ना, उनके लिए भी एक स्टडी प्रोग्राम्स होने चाहिए। सरकार को कोई ना कोई प्रोग्राम्स लेके आनी चाहिए। देखो भाई, हमारे देश में बहुत से ऐसे बड़े लोग हैं, अगर मैं बात करूं एल्डर्स लोग हैं, जिनको अपने बचपन में पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। शौक था पढ़ने लिखने का, लेकिन नहीं पढ़ पाए, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, या फैमिली की सर्कमस्टांसेस ऐसी होगी कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, 10वीं नहीं करी, 8वीं तक पढ़ा या 10वीं तक पढ़ा, 12वीं के एग्जाम नहीं दिए, एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, किसी भी रीजन से पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उनको पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक है। तो उनके लिए भी सरकार को जो है कोई ना कोई प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर मैं बात करूं, ताकि उनके अंदर भी नॉलेज बढ़े, स्किल्स बढ़े, है ना, सीधी सी बात है, देश में वो भी कोई प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाए, देश में जीडीपी में, देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो भी अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर पाए, देश में उस चीज के लिए वो अपना योगदान दे पाए। तो हमारे देश में सरकार को बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए अडल्ट लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए जो अगर मैं बात करूं जिन्होंने किसी भी रीजन से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अडल्ट लोगों के लिए, एल्डर लोगों के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए। इससे उनके स्किल्स वगैरह एनहांस होंगे, नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। माइग्रेशन से कैसे एक इंसान में स्किल्स बढ़ते हैं, नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। आप खुद बताइए, देखो माइग्रेट करना चाहिए लोगों को, एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली गांवों के लोगों को जो है माइग्रेट करना चाहिए, है ना, अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में नौकरियों की तलाश में। देखो भाई, इधर से उधर जाएंगे, नौकरी करेंगे, बड़े बड़े शहरों में नौकरी करेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी स्किल्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, एबिलिटीज बढ़ेगी, तो इससे तो होगा ही होगा। प्लस उनको माइग्रेट इसलिए भी करना चाहिए, देखो सीधी सी बात है, अगर आप देखते हो हमारे छोटे छोटे शहरों के बच्चे भी हैं, माइग्रेट करते हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं। देखो भाई, नौकरी के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं, उससे तो स्किल्स बढ़ेंगे, एनहांस होंगे।
जाते हैं ना बच्चे, आप खुद देख लीजिए, बच्चे भी जाते हैं छोटे छोटे शहरों से, बड़ी बड़ी दिल्ली में जाते हैं, या मुंबई पढ़ने जा रहे हैं, या कहीं पे भी पढ़ने के लिए वो जा रहे हैं, तो इससे तो स्किल्स वगैरह बढ़ेंगे बढ़ेंगे, उनके नॉलेज बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना, सीधी सी बात है। प्लस देखो भाई, सिर्फ नॉलेज है ना मेरे बच्चे, किताबी नॉलेज नहीं होती, सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं। अगर हम दूसरे शहरों में माइग्रेट करते हैं तो हम दूसरे कल्चर्स को जान पाते हैं, उनके रिलीजन को जान पाते हैं। आप खुद देखते हो छोटे छोटे शहरों के बच्चे जब दिल्ली में आते हैं तो देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ पीपल है, बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं, तो उनके रिलीजन के बारे में, उनके कस्टम, उनके कल्चर के बारे में वो जान पाएंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने कभी, अगर आप खुद मुझे बताओ एक चीज, मुझे बताओ, हमें पता है हमारे माँ बाप में बहुत स्किल है, नॉलेज हमसे ज्यादा है, क्यों है? हमारे माँ बाप में हमसे ज्यादा नॉलेज है, क्यों है? इसलिए क्योंकि वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं, क्योंकि उनको तजुर्बा है, उन्होंने जिंदगी जी है, उन्होंने दुनियादारी देखी है। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, दुनियादारी देखते हो, लोगों से मिलते हो, जुलते हो, घुलते हो, तो आप लोगों को परखना सीख जाते हो, है ना, कौन अच्छा है हमारे लिए, कैसे कैसे टाइप के लोग होते हैं, उनके कल्चर के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उससे भी हमें जो हमारी जो है स्किल्स बढ़ती है, हमारी जो नॉलेज है बढ़ती है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, सो सिर्फ ज्ञान जो है, एक कह सकती हूँ मैं, किताबी ज्ञान नहीं होता, दूसरा ज्ञान भी होता है जो हमें माइग्रेशन से मिलता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं नौकरियों के लिए या पढ़ाई लिखाई की वजह से हम शिफ्ट करते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, इसके अलावा और भी तरीके का हमें ज्ञान मिलता है, कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में हम जान पाते हैं, वही सब। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, कि आप इन्फॉर्मेशन पर भी खर्चा करो। इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह खरीदो, इससे आपके अंदर ज्ञान आएगा, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमें खर्चा करना चाहिए इन्फॉर्मेशन पर भी, सरकार को भी खर्चा करना चाहिए, कैंपेन्स लगाए, रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करें, है ना, उस पर खर्चा करें ताकि लोगों को अवेयर कर पाए कि देश में क्या क्या पॉलिसीज आई है, क्या क्या योजनाएं आई, क्या क्या सरकार कर रही है हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लाने के लिए। तो हमें जो है खर्चा करना चाहिए इन्फॉर्मेशन पर भी, इससे भी हमारे देश में जो है लोगों के अंदर क्या बढ़ेंगे, स्किल्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेंगी, एबिलिटीज बढ़ेंगी, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमारे देश में अगर पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे, फॉर्मेशन मतलब इंक्रीज होगी, तो इससे हमारे देश में क्या फायदा होगा? अगर देश में पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे, स्किल्ड लोग बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस लोग बढ़ेंगे, स्पेशलाइज लोग जो हैं बढ़ेंगे, हमारे देश में इंक्रीज होंगे, तो इससे हमारे देश में क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले देखो, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे हमारे देश में, तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, सीधी सी बात है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेंगी, देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। देखो सीधी सी बात है, अगर लोग पढ़े लिखे ज्यादा होंगे हमारे देश में, तो लोगों को नौकरियां ज्यादा होंगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा। अब पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी आमदनी मिलेगी, इनकम बढ़ेगी। देखो पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश में गरीबी कम होगी। देखो अमीर तो बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। अगर गरीब लोग भी देश में धीरे धीरे पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, तो धीरे धीरे गरीब अमीर का जो फर्क है वो भी कम होने लगेगा। इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हमारे देश में कम होने लगेगी, गरीबी कम होने लगेगी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होने लगेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर गरीब इंसान पढ़ लेता ना बेटा, तो वो सिर्फ खुद की गरीबी नहीं मिटाता, पूरे खानदान की गरीबी मिटाते। मानते हो कि नहीं मानते हो? खुद नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, तो अपने माँ बाप को काम नहीं करने देगा, मतलब समझ रहे हो, उनको भी गरीबी से निकालेगा। आगे एक तरह से उसकी जनरेशन ही पूरी चेंज हो जाएगी, वो गरीब से निकल जाएगा, गरीबी से निकल जाएगा। तो घर का एक इंसान भी पढ़ जाता है ना, तो वो गरीबी से बाहर निकल जाता है, और सिर्फ वो गरीबी से बाहर नहीं निकलता, उसका पूरा खानदान गरीबी से बाहर निकल जाता है। मानते हो? चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, अगर हमारे देश में पढ़ेंगे लिखेंगे लोग, तो देश में इनोवेशंस होंगी, इन्वेंशंस होंगी, है ना, उतनी ज्यादा इन्वेंशंस होंगी। अगर देश में पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो अगर देखो सीधी बात है, पढ़ेंगे लिखेंगे, स्किल्ड लोगों में होंगे, स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे लोग, तो देखो सीधी सी बात है, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, और देश का जीडीपी बढ़ेगा तो देश में क्या आएगी, एक तरह से ग्रोथ वगैरह आएगी। मानते हो? तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ भी आएगी, डेवलपमेंट भी आएगी। चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि भाई हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। नो डाउट हमारे देश में आज पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं, बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, एजुकेटेड लोग बढ़ रहे हैं हमारे देश में, बट स्टिल फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है राइजिंग पॉपुलेशन। राइजिंग पॉपुलेशन का मतलब है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। देखो सीधी सी बात है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, जैसे फूड, शेल्टर, वाटर, क्लोथ्स, ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इससे हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा रही है। देखो सीधी बात, पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से
हमारे देश में मानते हो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से गरीबी बहुत बढ़ रही है हमारे देश में। अब गरीबी बढ़ने की वजह से होता क्या है कि अफोर्ड नहीं कर पाते बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस वजह से वो अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, और इस वजह से लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज। तो इस वजह से लोगों में जो एक अच्छी जो ज्ञान होना चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन। ये बहुत अच्छे से कर लेना, ये तो सबसे ज्यादा होता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है? देखो, नो डाउट आज हमारे देश में बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हो गए, बहुत हो गए, पढ़े लिखे लोग बहुत बढ़ गए हमारे देश में, स्किल्ड है हमारे देश में, एक्सपीरियंस लोग भी हैं, स्पेशलाइज लोग भी हैं, नो डाउट पढ़े लिखे लोग हैं बहुत है, ठीक है। लेकिन वो पढ़ लिख कर भी आज हमारे देश के जो नौजवान लोग हैं वो हमारे देश में ना रहते हुए विदेशों में जा रहे हैं, मानते हो? फॉरेन कंट्रीज में जा रहे, कनाडा में जा रहे, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे, अमेरिका में जा रहे, बाहर की तरफ जा रहे। तो बाहर की कंट्रीज में अपना योगदान दे रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज की जीडीपी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। देश में पढ़े लिखे नौजवान आज हमारे देश में नहीं रह रहे बल्कि बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं, मानते हो? सीधी सी बात है, आप खुद मानते हो। तो वो बाहर की कंट्रीज में जा रहे, तो बाहर की कंट्रीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने में, अपने देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट लाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इसी को बोला जाता है मेरे बच्चे ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डेफिशिट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिट का मतलब होता है कमी, मैन पावर प्लानिंग क्या है मेरे बच्चे? ध्यान समझिए। देखो, नो डाउट आज हमारे देश में बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? पढ़े लिखे होने के बावजूद आज हमारे देश में नौकरियां नहीं है उतनी। लोग पढ़ लिख कर भी घर बैठे, विले बैठे, खाली बैठे, नौकरियां नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस वजह से उनकी जो स्किल है, नॉलेज है, सब वेस्ट हो जाती है, मानते हो? पढ़े लिखे लोग बहुत है आजकल, हर गली नुक्कड़ में आपको एक इंजीनियर मिल जाएगा, मानते हो? हर गली नुक्कड़ में एक इंजीनियर आपको मिल जाएगा, सीधी सी बात है। पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, हर गली नुक्कड़ पे आपको एक ग्रेजुएट इंसान मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे देश में नौकरियों की कमी है, और इस वजह से उनकी जो पढ़ाई लिखाई, मेहनत, जो उनके स्किल है, उनकी जो नॉलेज है, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। तो वही बात कर रहे हैं, एवरी स्किल्ड पर्सन कैन नॉट बी एबल टू फाइंड अ गुड जॉब। देखो, हमारे देश में नो डाउट बहुत स्किल्ड लोग हो गए, लेकिन फिर भी हर स्किल्ड आदमी जो है एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाता है, विच इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। देखो, इसी वजह से ये हमारे देश के लिए बहुत ही सैड रिफ्लेक्शन है। क्या रिफ्लेक्ट करता है? कि हमारे देश में जो वेस्टेज हो रही है ह्यूमन की स्किल्स की, ह्यूमन की जो नॉलेज है, वो सारी चीजें जो है वेस्ट हो रही है, पढ़ लिख कर भी उसको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारे देश में जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ये भी बहुत बड़ी कमी है। जॉब वाले, कंपनी वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ के आया है, उसको सारी नॉलेज है, ठीक है, उसको सीधा सीधा काम थोप देते हैं। कंपनी में लगा, सीधा सीधा काम नहीं कर पाता वो इंसान यार, वो नहीं कर पाता। स्कूल कॉलेजेस में उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, किताबी ज्ञान दिया है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिली, उसको नहीं पता उसको प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उसको काम करना है। तो उसके साथ साथ जॉब के साथ साथ उनको, जॉब के साथ जो दी है उसके साथ उनको ट्रेनिंग भी दो, 4 महीने की, 6 महीने की, 3 महीने की, उनको काम सिखाओ ताकि उनको काम आए कि उनको काम कैसे करना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारे देश में, हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बहुत ही इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। इस वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, उनमें स्किल्स नहीं बढ़ते बच्चों में, है ना? देखो, सीधी सी बात है, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि स्कूल, आप खुद मानते हो स्कूल कॉलेजेस में क्या ही फोकस किया जाता है ना? बस किताबी ज्ञान वही सब दिया जाता है। प्रैक्टिकली जॉब में जाते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, वो सब नॉलेज नहीं है उसमें, जो उसको नौकरी के टाइम काम करता है तब उसको मिलती है। तो उस जॉब के साथ साथ उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नहीं है, बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है। जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इस वजह से उसकी स्किल, उसकी नॉलेज नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। एंड द लास्ट, ये तो आप सब रिलेट कर पाओगे, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। हमारे देश का जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत पुअर है, मानते हो? देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस की ही बात करती हूँ, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे वो ध्यान देते ही नहीं। आप लोग मानते हो सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी, अरे भाई उसको कैसे अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कि आपको सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो वही है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो वही है, तो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस नहीं किया जाता। दूसरा, सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है, हर किसी को बस डिग्री से मतलब है, बच्चों को डिग्री लेने से मतलब है, स्कूल कॉलेज जाते नहीं है ना, नहीं जाते हैं, बंक मारते हैं, बस
पेपर देने चले जाएंगे, लास्ट में पेपर दे देंगे, पॉइंटों पे पास हो जाएंगे, नकल कर लेंगे। अरे नकल करने से पॉइंटों पे पास होने से क्या स्किल बढ़ रही है? क्या नॉलेज बढ़ रही है क्या बच्चे की? नहीं, बच्चों को सिर्फ डिग्री लेने से मतलब है, और कॉलेज वालों को भी सिर्फ डिग्री देने से मतलब है। पैसा ले, डिग्री दे, उनको भी पैसा कमाने से मतलब। सो आज के टाइम में सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो गया, बच्चों को भी सिर्फ डिग्री लेना है ना। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं फ्रॉड पे, मतलब पैसा देके डिग्री भी खरीद लेते। क्या उनकी स्किल्स बढ़ी हैं क्या उस चीज से? नॉलेज बढ़िया है क्या उस चीज से? नहीं बढ़ा ना, कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा ना। तो वही है कि आज का जो हमारा देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो गया है, ना कि जॉब ओरिएंटेड। बल्कि कॉलेज वालों का मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमारे कॉलेज से कोई भी बच्चा निकलता है तो उसके हाथ में नौकरी होनी चाहिए, उसके हाथ में जॉब होनी चाहिए, और बहुत सारी प्लेसमेंट कंपनीज को बुलाए, वो कंपनियों को बुलाए अपने कॉलेज में, ताकि हर बच्चा जो इस कॉलेज से निकल रहा है, हर बच्चे के पास डिग्री तो हो ही हो, और उसके साथ साथ उसके पास नौकरी भी हो। उनका ऑब्जेक्टिव जॉब देना होना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि डिग्री ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पे। जो हम बात करें, बहुत ही लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकली नॉलेज पे उन पे फोकस ही नहीं किया जाता, जो आगे उनको काम देती है। भाई, नौकरियों के टाइम पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, थ्योरी से कुछ मतलब नहीं है। जब तक उसको यही नहीं पता कि जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाएगा, आगे क्या फायदा ऐसा, ऐसी पढ़ाई का, ऐसी शिक्षा का, ऐसी एजुकेशन का, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। जो अगला टॉपिक है वो ये है, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नॉर्मली आपको बताना है कि जो एजुकेशन है वो क्या है। तो एजुकेशन क्या है, ध्यान समझिए। एजुकेशन क्या है, आप लोगों को पता है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, पढ़ाना है, ट्रेनिंग देना उनको। एजुकेशन क्या है, पढ़ाना, उनको ट्रेंड करना। लर्निंग मतलब उनको सिखाना, कहाँ पे, स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को सिखाना। इससे होगा क्या, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनमें स्किल्स डेवलप होंगे। तो यही हमने बात करी कि एजुकेशन क्या है। अब फायदे क्या है एजुकेशन के, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्यों पढ़ाया, क्यों अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्या कारण है पढ़ाने लिखाने का, क्यों एजुकेट करो उनको। तो सबसे पहले एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेंगे, देश के लिए कुछ कुर्बानी, मतलब देश के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो भाई, सीधी सी बात है, देश में उतनी ही इनोवेशन होंगी, पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश में डेवलप होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब उतनी ही देश में हमारी इन्वेंशन होंगी, इनोवेशन होंगी, है ना, सीधी सी बात है। एक्सपेंड मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। मेंटल हॉरिजन का मतलब एक मेंटल डेवलपमेंट होगा, दिमाग का विकास होगा। पढ़ेंगे लिखेंगे एजुकेट होंगे तो दिमाग का भी विकास होगा। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। देखो सीधी बात है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी। देखो सीधी सी बात है, पढ़ेगा लिखेगा एक इंसान तो उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। मान तो सीधी सी बात है, उसको तमीज आएगी, उसको अपने आप को कैसे कैरी करना है, सामने वाले से कैसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, तमीज में बात करनी है, कैसे अपने बड़ों से बात करनी है, कैसे अपने छोटों से बात करनी है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी में भी जो है एक डेवलपमेंट होगा। खुद सोचो, एक जगह एक वो इंसान जो पढ़ा लिखा है, एक जगह वो इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको, उसके अंदर बहुत एटिकेट्स होंगी, उसको समझ होगी, उसको कैसे बात करनी है, कैसे तमीज से बात करनी है। और एक तरफ जो पढ़ा लिखा इंसान है वो तू तड़ाक में बात करेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो एजुकेट होंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में भी जो है एक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, चलिए जी, हम साफ समझ आते एक इंसान पढ़ा लिखा कौन है और पढ़ा लिखा जो नहीं, साफ देख के भी समझ आते, उसकी पर्सनैलिटी को देख के हम जज कर लेते हैं, है ना, कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं। नॉर्मली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं, एजुकेशन लिटरेसी आर नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल का मतलब अब सेम नहीं है। एजुकेशन का मतलब है पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे मतलब जिन्होंने स्कूलिंग करी है ना, स्कूलिंग मतलब 12th तक, उसके बाद आगे कॉलेज भी गए हैं, वो होते हैं एजुकेटेड लोग। लिटरेसी मतलब लिटरेट लोग कौन से होते हैं, जो सिर्फ पढ़ लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे अगर मैं बात करूं दादा दादी ये सब हो गए, है ना, जो एंसेस्टर्स, वो सब जो लिटरेट थे। लिटरेट मतलब जो पढ़ और लिख सकते, पढ़ मतलब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या लिख सकते अपना साइन कर लिया, मतलब अंगूठा छापनी है बस, मतलब पढ़ और लिख सकते हैं, यानी सिर्फ रीड और राइट कर सकते हैं, वो क्यों नहीं होते लिटरेट। तो दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सो एजुकेशन बेसिकली वाइडर है ऑब्वियसली एज कंपेयर टू लिटरेसी। ठीक है,
लिटरेसी का मतलब क्या है? लिटरेसी जस्ट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रीड एंड राइट। लिटरेसी का मतलब सिर्फ वो इंसान जो या तो पढ़ सकता है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, सिर्फ लिख सकता है, लिख पढ़ सकता है, ठीक है। एजुकेशन में क्या होता है? एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन करिए, 1st to 8th क्लास होगी, सेकेंडरी एजुकेशन जैसे 9th 10th क्लास होगी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जैसे कि 11th 12th होगी, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज वगैरह, मतलब वो होता है एजुकेटेड इंसान, ठीक है। सो सारे के सारे जो एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, वो लिटरेट तो होती हैं, बिल्कुल पढ़ लिख सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो लिटरेट लोग हैं, जो सिर्फ पढ़ और लिख सकते हैं, वो सारे एजुकेटेड नहीं होते हैं। हमारी दादी परदादियां, उन सबको आप ले सकते हो, जो साइन कर लेती हैं या फिर सिर्फ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेती हैं, वो एजुकेटेड नहीं, बट दे आर लिटरेट। तो दोनों सेम नहीं, ठीक है। अब आगे आइए, अगला टॉपिक है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, कि हमारे देश में गवर्नमेंट का योगदान क्यों जरूरी है, देश में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर क्यों गवर्नमेंट को आना जरूरी है, देश में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर अपना योगदान देना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो सेक्टर्स है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करूं, हेल्थ सेक्टर मतलब हॉस्पिटल वगैरह हो गए, या एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, स्कूल्स हो गए आपके, ठीक है। अगर इनकी बात करूं, दे नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, विद अ वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज खर्चा, बहुत हाई खर्चा इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट का योगदान इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स में बहुत खर्चा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का योगदान इन दोनों सेक्टर्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अ हेल्थ as in health and education, and their main objective will only to recover the huge cost through high prices ऑफ दी सर्विसेज। देखो सीधी सी बात है, हम जो है एक प्राइवेट इन्वेस्टर पर, एक प्राइवेट इंसान पर डिपेंड नहीं हो सकते इन दोनों सेक्टर्स के लिए, क्योंकि नो डाउट वो खर्चा करेगा, मान लिया, ठीक है, वो हॉस्पिटल्स भी खोल देगा, एक प्राइवेट इंसान स्कूल्स भी खोल देगा, लेकिन उसका पर्पस क्या होगा? कि तो सीधी सी बात है, उसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि वो उस खर्चे को निकाले, जो उसने खर्चा किया उस खर्चे को रिकवर करे, और इसलिए वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस कर देगा। आपको खुद पता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट स्कूल है वो कितने महंगे हैं, क्योंकि उस इंसान ने खर्चा किया था, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस खर्चे को निकाले, इसलिए इतने ज्यादा प्राइसेस हाई रख देता है कि अमीर इंसान तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दोनों सेक्टर्स में। सो वही बात करें, पीपल इन पुअर कंट्री लाइक अर्स, जैसे कि अगर मैं हमारे देश की बात करूं, हमारे भारत जैसे कि पुअर कंट्री, हमारे जैसे हमारा देश हो गया पुअर कंट्री, अगर मैं बात करूं, वहां के जो लोग हैं कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइसेस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। जैसे कि अगर हमारे देश की बात करूं, हमारे देश में बहुत से गरीब लोग रहते हैं, तो इस वजह से जो है हम सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड नहीं हो सकते एजुकेशन और हेल्थ के लिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, ध्यान समझिए, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, हम जैसे कंज्यूमर्स की बात करेंगे, ऑफ दीज सर्विसेज आर unaware about the quality and the cost of these services, which lead to एक्सप्लोटेटिव बिहेवियर ऑफ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो सीधी सी बात है, अगर हम आम जनता की बात करें तो हमारे देश में जो आम जनता है उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, या कितना खर्चा होना चाहिए, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में, कितना खर्चा होना चाहिए, है ना, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसलिए जो प्राइवेट इंसान है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करता है, हमारा बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करता है, बहुत ज्यादा हायर प्राइसेस रख देता है उस एजुकेशन की या उस हेल्थ सर्विसेज की, इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस कर देता है कि हम लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, सीधी सी बात है, हमारा गलत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वही बात करें, इसलिए गवर्नमेंट का इन दोनों सेक्टर्स में अपना योगदान देना बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है, ठीक है। सरकारी अस्पताल खोले, ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह खोले, बहुत ज्यादा, ठीक है, सीधी सी बात। नेक्स्ट, बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज कंसीडर एज द राइट ऑफ सिटीजन। देखो भाई, ये बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है एक हर एक इंसान का हक है, राइट है, हर नागरिक का जो एक हक है। सो द गवर्नमेंट नीड टू मेक प्रोविजन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस एटलीस्ट फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसलिए हमारे देश में गवर्नमेंट को आना चाहिए, फ्री में जो है एजुकेशन देनी चाहिए, या हॉस्पिटल जो हेल्थ फैसिलिटीज देनी चाहिए, स्पेशली बैकवर्ड लोगों को जो है
गरीब लोगों को स्पेशली जो है हेल्थ फैसिलिटीज या एजुकेशन फैसिलिटीज देनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ज्यादा गरीबी है। इसलिए सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड नहीं रह सकते, गवर्नमेंट का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। हमने यहाँ पे वही बात करी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है। देखो भाई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है, क्या जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी सारे के सारे बच्चों को, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल तक के बच्चे, जो भी 6 से यानी 6 to 14 ईयर्स तक के जो ग्रुप में बच्चे आते हैं, उन सब बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। कब आया था याद रख लेना, 2009 में। जो क्या पर्पस है इसका कि फ्री में यानी मुफ्त में और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, सब बच्चों को दी जाएगी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे जो जरूरी है समझना, वो है आपका तापस मंजूमदार कमेटी क्या है। तो ये जो कमेटी थी वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा अपॉइंट करी गई थी? गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करी गई थी। कब अपॉइंट करी गई थी? 1999 के अंदर अपॉइंट करी गई थी। ईयर अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। कब आई थी? 1999 में आई थी, ठीक है। 1999 में आई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। क्या बोला इस कमेटी ने? इस कमेटी ने क्या एस्टिमेट किया? इस कमेटी ने एस्टिमेट किया which estimated that the government would need to incur an expenditure of rupees 1.37 lakh crore over a period of 10 years, जो 10 साल इन्होंने ये दिए, टू ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल अंडर द एजुकेशन कवर। क्या बोला इस कमेटी ने? देखो ये कमेटी लाई कौन थी? गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1999 में लाई गई थी। क्या बोला सरकार, क्या बोला इस कमेटी ने? इस कमेटी ने बोला कि अगर, देखो सीधी सी बात, इस कमेटी ने एस्टिमेट किया कि गवर्नमेंट को कम से कम इतना खर्चा करना पड़ेगा इन 10 सालों के अंदर। कौन से 10 साल? 1998 से लेकर लगभग 2007 तक की बात करी गई है। इन 10 सालों के अंदर गवर्नमेंट को कम से कम इतना खर्चा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अगर गवर्नमेंट सारे के सारे बच्चों को कवर करना चाहती है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को कवर करना चाहती है, यानी अगर गवर्नमेंट चाहती है 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है, सभी के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है 6 से 14 साल तक के बच्चों को, तो उनको कम से कम इतना खर्चा करना पड़ेगा। देखो भाई, इतना खर्चा करेगी तो ही ज्यादा स्कूल्स वगैरह खुलेंगे, ज्यादा स्कूल्स खुलेंगे, सरकारी स्कूल्स खुलेंगे, तो ही हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे ना। तो उन्होंने, इस कमेटी ने बोला कि कम से कम उसको इतना खर्चा करना पड़ेगा इन 10 सालों के अंदर, अगर गवर्नमेंट चाहती है 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना। 2007 तक बोला गया और 2009, और एक्चुअल में किया होगा तो ही 2009 में जो है सरकार के द्वारा क्या लाया गया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी गई है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को दी जाती है। मतलब Am I clear? यहाँ तक सब कुछ समझ आए? चलिए अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। जो अगला टॉपिक है वो ये है एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966। एजुकेशन कमीशन क्या है, कब आई थी याद रखना, 1964 से 1966 तक चली। अब ध्यान समझिए, ध्यान से समझना, एजुकेशन कमीशन ने क्या बताया। देखो, एजुकेशन कमीशन ने एक रिकमेंड किया। किसको रिकमेंड किया? सरकार को रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया? कि सरकार अगर चाहती है कि नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहती है एजुकेशन सेक्टर में, अगर सरकार, हमारे देश की गवर्नमेंट एक नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहती है एजुकेशन सेक्टर में, तो सरकार को कम से कम कितना खर्चा करना पड़ेगा? सरकार को कम से कम जितनी भी देश की जीडीपी है उसका 6% जो है खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन पे। अगर मान लो, लेट्स से मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो हमारे देश की जीडीपी है मान लो 100 करोड़, एग्जांपल दे रही हूं मत बोलना, या मान लो 1000 करोड़ है मान लो हमारे देश की जीडीपी, उसका कम से कम 6% जो है सरकार को खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन सेक्टर पे, अगर सरकार एक नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहती है। बट हम बात करते हैं एक्चुअल सरकार ने कितना खर्चा किया। ये कमेटी कहती है, सॉरी ये कमीशन क्या कहती है, ये कमीशन ये कहती है कि सरकार को कम से कम जितनी भी जीडीपी उसका 6% खर्चा करना पड़ेगा, अगर सरकार एक नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहती है। बट एक्चुअल में हमारी गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है? लिटिल ओवर 4% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन। लेकिन खर्च कितना कर रही है? 4% या लगभग 4.5%, मतलब 4-4.5% ही सिर्फ खर्च कर रही है जीडीपी का। देखो सीधी सी बात है, क्या बोला कि कम से कम 6% खर्चा करना पड़ेगा जितनी भी देश की जीडीपी है, बट एक्चुअल में कितना करा जा रहा है? 4-4.5%। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा गैप है बिटवीन जो हमारी डिजायर्ड थी और जो हमने एक्चुअल अचीव की एजुकेशन में ग्रोथ, उसमें फर्क है। और यही कारण है, दिस लीड्स टू गैप बिटवीन व्हाट इज डिजायर्ड एंड व्हाट इज एक्चुअली अचीव। देखो सीधी सी बात है, डिजायर थी कि गवर्नमेंट, ये कमीशन ये बोलती थी कि कम से कम जीडीपी का इतना खर्चा करना पड़ेगा,
ठीक है, अगर वो एक नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहती है एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 4-4.5% ही खर्चा कर रही है हमारे देश की सरकार, और यही कारण है कि बहुत ज्यादा गैप आ रहा है कि डिजायर्ड में और एक्चुअल में जितना अचीव किया। ठीक है जी, एम आई क्लियर? चलिए जी, अब बात करते हैं मेरे बच्चे, बहुत ही छोटे छोटे 2 टॉपिक रह गए आई गेस, एंड देन बस आपका चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। क्या अगला टॉपिक? वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है एजुकेशन सेक्टर को। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा हमारे देश की जो सरकार है वो एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा हमारे देश की जो सरकार है एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिए प्लीज इसको भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, एमसीक्यूज वगैरह में भी आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नाम ही सुना होगा आपने, एनसीईआरटी 12th तक आपने किताबें पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक। तो एनसीईआरटी है क्या? सो एनसीईआरटी एक तरह से एक टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक है जो 12th क्लास तक हम जो पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट मटेरियल एक तरह से, तो वही है, तो सीधी सी बात है वही आपके लिए एनसीईआरटी है। तो एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, प्लीज सबकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। आ जाता है 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ करेक्ट फुल फॉर्म क्या है, तो आपको करेक्ट फुल फॉर्म याद होना जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की करेक्ट फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो भाई फुल फॉर्म याद होनी सबको जरूरी है। तो एनसीईआरटी आपको पता है एनसीईआरटी क्या है? इट इज बेसिकली एंगेज इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल। देखो भाई एनसीईआरटी क्या है? बेसिकली टेक्स्ट मटेरियल को डिजाइन करती है। आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हो 12वीं तक, अप टू कब तक? अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मतलब है 12th क्लास तक। ये बेसिकली एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी जो है टेक्स्ट मटेरियल को डिजाइन करती है, कौन सी क्लास तक करती है? 12th क्लास तक करती है। सिंपल सिंपल, आसान, इजी। चल जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे यूजीसी। क्या होता है यूजीसी? मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना हमारे देश में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं जो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करने पड़ेंगे। सिलेबस डिसाइड करते हैं कि मान लो बीकॉम का क्या सिलेबस होगा, कि फर्स्ट ईयर क्या सिलेबस होगा, सेकेंड ईयर क्या सिलेबस होगा, थर्ड ईयर क्या सिलेबस होगा, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो सिलेबस डिसाइड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को, ताकि वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज स्मूथ रन करें, अच्छे से चल पाए। देखो सीधी सी बात है। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसका काम ही क्या है? प्राइमरी फंक्शन, इसका काम है फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना, यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करना, ताकि वो स्मूथली चल पाए। ठीक है, और क्या काम है उसका? ये काम है रूल्स रेगुलेशन बनाना। इस यूजीसी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है रूल्स रेगुलेशन बनाना रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज वगैरह से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाना, जो उन कॉलेजेस को, उन यूनिवर्सिटीज को फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, सीधी सी बात है। सिलेबस वगैरह डिजाइन करते हैं जो उन कॉलेज को, उन यूनिवर्सिटीज को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस यूजीसी का काम है। चलिए जी, नेक्स्ट मेरे बच्चे AICTE, फुल फॉर्म देख लो, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। प्लीज फुल फॉर्म याद रख लेना। टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब ही क्या होता है? टेक्निकल वर्ड है ना, मतलब इंजीनियरिंग, IIT वाला वो ना, समझ लो, वो टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, सो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है सारे सेम वही काम है, लेकिन यहाँ पे कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं? यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह आपके आते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस AICTE का क्या काम है? इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, उन सारे के सारे कॉलेजेस को फॉलो करने पड़ेंगे। सिलेबस डिसाइड करना, जो सारे के सारे कॉलेजेस को फॉलो करना पड़ेंगे। उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना, फंडिंग मतलब पैसा प्रोवाइड करना, मतलब फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ताकि वो जो कॉलेजेस है बहुत ही ज्यादा स्मूथली अच्छे से चल पाए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो टेक्निकल का मतलब ही याद रखना इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सो इसका काम क्या है? रूल्स रेगुलेशन बनाना, कौन किससे रिलेटेड? टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड, यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के उनको क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, उनका सिलेबस डिसाइड करना, उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह को, ताकि वो अच्छे से चल पाए। ठीक है, तो बस यही इसका काम है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ICMR, फुल फॉर्म देख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल वर्ड, मेडिकल मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस है ना, MBBS वाले कॉलेजेस हो गए, है ना, जहाँ पे रिसर्च वर्क भी करी जाती है, MBBS वाले कॉलेजेस, उन इस ICMR, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है हमारे देश में, उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाना,
जो सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस को फॉलो करने पड़ेंगे, उनको फंडिंग प्रोवाइड करना जो सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस को फॉलो करने पड़ेंगे, उनके लिए उनका सिलेबस डिसाइड करना, एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का वगैरह वगैरह, तो सिलेबस डिसाइड करना जो सारे के सारे कॉलेज को, एमबीबीएस वाले कॉलेज को फॉलो करने पड़ेंगे। सो यही इसका काम है। इसका काम क्या है? रूल्स रेगुलेशन बनाना, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर मतलब ये जो मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पे पढ़ाया जाता है बच्चों को, या वहाँ पे रिसर्च करी जाती है, टेस्टिंग होती है, दवाइयों की टेस्टिंग होती है, लैब टेस्टिंग होती है ना, रिसर्च वगैरह करी जाती है, उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं ये ये ICMR, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो प्लीज देख लेना अच्छे से, सबकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए किसका क्या काम है, ठीक है। चलिए अब आगे फटाफट से लास्ट टॉपिक, मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है ये तो। चलिए, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। देखो भाई, आज नो डाउट हमारे देश में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए, एजुकेटेड लोग हो गए, बट स्टिल आज एक एजुकेशन फिर भी एक स्टिल एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन का मतलब फिर भी एक चैलेंज है हमारे देश के लिए। क्या चैलेंज है, क्या क्या कमियां हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा अनपढ़ लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा अनपढ़ता आज भी हमारे देश में, स्पेशली गांवों में जाके देखे तो बहुत से जो गरीब इंसान है अपने बच्चों को आज भी नहीं पढ़ाते। अरे इतना सरकारी स्कूल्स खोल दिए हैं गवर्नमेंट ने, भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई आप सरकारी स्कूलों में भेज दो, लेकिन नहीं, उनको नहीं भेजते। क्यों? उनको लगता है कि यार ये भी हमारे साथ काम कर लेगा, थोड़ा बहुत हमारे साथ कमा लेगा, बस अपने साथ ही कामों में ले जाते हैं उनको। काम वालियों के बच्चे आप देखा होगा अपने घर में, आपके घर में मेड आती होगी तो आपने देखा होगा कि कई बार वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती है, वो अपने साथ ही बस ले जाती है काम करने के लिए, है ना, वो भी घर में जा जाके झाड़ू पोछे करे। तो क्यों क्यों है? पढ़ाओ लिखाओ यार अपने बच्चों को। आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो एक अच्छी एजुकेशन को तो कोई बात नहीं यार, सरकार कितने खर्चे कर रही है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ तो सही। वही हम बात करें, आज भी हमारे देश में बहुत ही ज्यादा इलिटरेट लोग हैं, यानी इलिटरेट लोग हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट है इनएडिक्वेट वोकलाइजेशन। देखो भाई, वोकेशनलाइजेशन क्या है? इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि आज भी हमारे देश का जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन जो सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं, आज भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं दी जाती उनको, कि जो उनको आगे काम देगी। पढ़ाया जाता है बस वो किताबी ज्ञान, किताबी रट्टाफिकेशन करवाए जा रहे। अरे उनको प्रैक्टिकली नॉलेज दो कि जो पढ़ा रहे हो कहाँ अप्लाई होता है, कैसे उसको प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना है, वो उनको ज्ञान ही नहीं दिया जाता, ठीक है जी। सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो गए हैं स्कूल कॉलेज वालों को भी, सिर्फ डिग्री देने से मतलब, अगर मैं बात करूं बच्चों को भी सिर्फ डिग्री लेने से मतलब, बच्चे भी ऐसे ही है, डीठ है, स्कूल जाते नहीं। आप रिलेट कर पाओ, सारा दिन बंक मारोगे, ठीक है, फिर पेपरों के टाइम पे बैठ जाते हो, चीटिंग देख देख के नकल कर करके पास हो जाते हो, तुम्हारी क्या स्किल्स बढ़ रही है उसमें, कुछ ज्ञान मिल रहा है तुम्हें? खुद बताओ, पास हो जाओगे, नकल करके पास भी हो जाओगे, कुछ ज्ञान मिल रहा है? सारा साल स्कूल नहीं जाते तुम, बंक करते हो, बस डिग्री मिल जाए कॉलेज की, पूरे साल तो कॉलेज गया नहीं, देखा नहीं कौन सी टीचर भी पढ़ाती है ये तक नहीं पता तुम्हें, है ना। यही है, इंटरनल देने चले जाते हो, सिर्फ यही करते हो। बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ते नहीं है, जाके भी नहीं पढ़ते, पीछे पीछे बैठ जाएंगे, बैंक बेंचर बैठ जाएंगे, बैंक बेंचर, है ना, पीछे पीछे जाके नहीं पढ़ते तुम, पता है मुझे। तो स्किल्स क्या, नॉलेज तुम्हारी बढ़ रही है उससे, कुछ ज्ञान मिल रहा है तुम्हें? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो गया, बच्चों को सिर्फ डिग्री लेने से मतलब है, इवन शिक्षक को भी, यानी कॉलेज वालों को सिर्फ डिग्री देने से ही मतलब है, पैसा लो डिग्री दो, जॉब ओरिएंटेड नहीं, बल्कि कॉलेजेस का मेन पर्पस होना चाहिए जॉब देना। उनको ऐसी पढ़ाई करवाओ कि आगे बच्चों को जॉब लेने में इजी हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो उन्हें। कंप्यूटर में ट्रेंड करो, उनको सिखाओ ताकि आगे उनको जॉब इजीली मिल जाए, जॉब ओरिएंटेड हो, कंपनियां बुलाओ, अच्छी अच्छी कंपनियां बुलाओ, ताकि हर बच्चे को नौकरी मिले यार, हर बच्चा डिग्री के साथ साथ नौकरी लेके जाए जब कॉलेज से बाहर निकले। लेकिन नहीं है, बहुत बुरा हाल है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में। चलो जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे जेंडर बायसनेस। आज भी हमारे देश में जेंडर बायसनेस होती है, लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, लड़कों को तो पढ़ाया लिखाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया लिखाया जाता। आप लोग मानते हो लड़कों को तो हम विदेश भेज देंगे पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन लड़कियों का क्या बुरा हाल होता है आप लोगों को पता है। एक शहर से दूसरे शहर भेजना पड़ जाए, माँ बाप रोने लग जाते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअल में दिस इज द रियलिटी। लड़कों को विदेश भेज देते हैं,
कि भाई हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा लिखा। लड़कियों को नहीं भेजते, उनको लगता है क्या पढ़ाए लिखाए, इनकी तो हम शादी कर देंगे, है ना, इन्होंने तो घर ही सामने है, चूल्हा चौक यही यही बर्तन करेंगी, बच्चे सामनेंगे, यही कर रहे हैं, इनको क्या करना है पढ़ा लिखा के इतना, बस थोड़ा बहुत जो पढ़ना है यहीं पढ़ लो तुम। समझ लो, जेंडर बायसनेस आज भी है हमारे देश में। ठीक है, चल जी, नेक्स्ट है लो रूरल एक्सेस लेवल। लो रूरल एक्सेस लेवल का मतलब है कि हमारे देश में जो गांव है, नो डाउट आज स्कूल खुल गए, पहले तो बहुत से गांव में वहां पे स्कूल है नहीं, लेकिन जो गांवों में थोड़े बहुत स्कूल है तो भी वो मतलब कह सकते हैं ना बहुत ही बुरी हालत में, अच्छे अध्यापक नहीं, अच्छे शिक्षक, अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, टीचर को खुद ही नहीं पता क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, बहुत से गांव है जहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, टीचर्स को खुद ही नहीं आता, स्मार्ट क्लासेस नहीं है, कोई अच्छी फैसिलिटीज उनको नहीं दी जाती, कोई बेंच तक की फैसिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, कोई ट्रेन, अगर मैं बात करूं कोई लैब फैसिलिटी, कोई कंप्यूटर लैब, कोई साइंस लैब हो, है ना, जहाँ पे वो लैब टेस्ट, कुछ भी नहीं है यार। आज भी गांवों की बात करी जाए तो बहुत ही बुरी हालत है स्कूल वगैरह की, है ना, अच्छे शिक्षक नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पे उनको नहीं मिली जाती। इस वजह से जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा को ग्रहण, यानी अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। आज का टाइम आ गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट स्कूल बहुत खुल गए, है ना, प्राइवेट स्कूल बहुत खुल गए। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक, लेकिन हमें पता कितने महंगे हैं। अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेते, अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला लेंगे, अच्छी अच्छी शिक्षा लेंगे, है ना, अच्छे अच्छे स्कूलों में अंग्रेजी बोलेंगे, चपड़ 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 चपड़, उनको कॉन्फिडेंस लेवल ही एक अलग, एक गजब लेवल का होता है ना। लेकिन वहां गरीब इंसान क्या अफोर्ड कर पाता है? नहीं अफोर्ड कर पाता, है ना, उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है और उसका जो कॉन्फिडेंस है जो प्राइवेट स्कूल का है, जो जो नहीं है गवर्नमेंट स्कूल, उसका बहुत फर्क है यार। वो कंपटीशन इतना बढ़, हमें पता कंपटीशन कितना बढ़ गया, तो वो जो सरकारी स्कूल से कई बार बच्चा पास आउट होता है वो उस कंपटीशन को फेस ही नहीं कर पाता कई बार। समझ लो, अब तो फिर भी थोड़ा डेवलप हो गया, गवर्नमेंट ने भी बहुत सी पॉलिसीज चेंज कर दी है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत हद तक अब डेवलप हो गए। बट हम एक नॉर्मल बात करें, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल अगर हम उसको कंपेयर भी करें तो प्राइवेटाइजेशन आ गया है। प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी ज्यादा होती है कि अमीर घर का बच्चा तो अफोर्ड कर लेता है, गरीब घर का बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि कॉम्पिटिशन, अगर मैं बात करूं, गरीब घर का बच्चा जो है, सॉरी, अमीर घर का जो बच्चा है, अगर वो प्राइवेट स्कूल में लेता है, एक अच्छी शिक्षा लेता है, एक गजब लेवल का कंपटीशन, मतलब अच्छी नौकरी मिल जाती है उसको, समझ लो क्या बोल रहे हो, अंग्रेजी बोलता है चपड़ चपड़, समझ रहे हो आप, फील कर पा रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ गरीब घर का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं करवा पाता क्योंकि इतनी महंगी फीस होती है कि वो वहां पे नहीं ले पाता एडमिशन अपना। देखो सीधी सी बात है, तो वही प्राइवेटाइजेशन आपको यहाँ पे लिखना है कि प्राइवेट स्कूल इतने ओपन हो गए हैं लेकिन उनकी एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी है, तो अमीर घर का बच्चा अफोर्ड कर लेता है, गरीब घर का बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, और इस वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी आती है। बस इतना लिख देना, मोर देन इनफ है कि अमीर घर का बच्चा तो अफोर्ड कर लेता है, गरीब घर का बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, इस वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आती है। चल, लास्ट पॉइंट है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन, कि हमारे देश की सरकार भी एजुकेशन पे उतना खर्चा नहीं कर रही है जितना उसको करना चाहिए। अब हमें पता है एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था। एजुकेशन कमीशन ने ये बोला था सरकार को कि अगर नोटिसेबल ग्रोथ लाना चाहती है तो उसको कम से कम 6% खर्चा करना पड़ेगा, जितनी भी जीडीपी है उसका 6% जो है खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन पे, अगर वो एक नोटिसेबल ग्रोथ लाना चाहती है। लेकिन एक्चुअल हमारे देश की सरकार कितना कर रही है? 4-4.5% कर रही है, बहुत कम खर्चा कर रही है। ठीक है, एज पर एक्सपेक्टेड जितना करना चाहिए था। और यही कारण है कि जो डिजायर्ड लेवल की ग्रोथ हम देख रहे थे और जो एक्चुअल में ग्रोथ आई एजुकेशन सेक्टर में, वो उसके बीच में गैप है। तो वही सरकार भी कम खर्चा कर रही है, उसको भी खर्चे को बढ़ाने चाहिए, तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि जो हमारे देश की सरकार है वो भी कम खर्चा कर रही है एजुकेशन पे, और यही कारण है कि गैप आ रहा है, जो डिजायर्ड ग्रोथ थी और जो एक्चुअल ग्रोथ हुई है उनके बीच में गैप आया है। डिजायर्ड कब अचीव कर पाते? अगर सरकार कम से कम 6% खर्चा करती, बट एक्चुअल में हमें पता है वो कम खर्चा कर रही है और इस वजह से गैप आ रहा है। ठीक है, वही सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।